ये बात है साल 1857 की। मध्य प्रदेश के ओरछा और दतिया रियासत के महलों में अचानक कुछ घुड़सवार पहुंचे और दौड़ते हुए राजा के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्हें देख हर कोई हैरान था कि इतने में उन्होंने राजा के सामने सर झुकाया और उन्हें एक चिट्ठी देते हुए कहा, ये संदेशा रानी साहिबा ने महाराजा के लिए भिजवाया है। राजदरबार के मंत्रियों ने ये संदेशा पढ़ा जिसमें लिखा था, इस वक्त हमारे राज्य को आपकी जरूरत है। बुंदेली भाईचारे और हमारे पुराने रिश्तों पर भरोसा करते हुए मैं आपसे मदद की उम्मीद कर रही हूँ। हमारे आपसी मतभेद तो कभी भी सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी जमीन को बाहर से आए दुश्मनों से बचाना बेहद जरूरी है। इसलिए हम सबको एकजुट होकर लड़ना होगा। उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। ये सुन राजा सोच में पड़ गए। पूरे महल में सन्नाटा पसर गया। घुड़सवार बड़ी आस से राजा को देख रहे थे, लेकिन दोनों दरबारों से ही रानी को एक सा संदेशा भेजा गया, जिसके बाद हुई क्रांति, वो क्रांति जिसे इतिहास में आजादी की पहली क्रांति कहते हैं, वो क्रांति जिसे दुनिया 1857 की क्रांति के नाम से जानती है। ये घुड़सवार आए थे झांसी से, जहां की रानी थी लक्ष्मीबाई। ये पत्र उन्होंने ओरछा के राजा भानु प्रताप और दतिया के राजा लोकेंद्र भवानी सिंह को भेजे थे, जिनमें भवानी सिंह उस वक्त नाबालिग थे और उनके सारे फैसले उनकी माँ और ओरछा की रिजेंसी मिनिस्टर काउंसिल लिया करती थी। हिस्ट्री कहती है कि बुंदेलखंड की जमीन पर झांसी, दतिया और ओरछा तीनों रियासतें पास पास बसी थीं। झांसी दतिया से सिर्फ 28 किलोमीटर, वहीं ओरछा से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर थी और इतना करीब होने की वजह से इनमें जमीन विवाद चलता रहता था। लेकिन बुंदेलखंड की मिट्टी, वहां का कल्चर इन्हें आपस में जोड़ता भी था। इसलिए रानी को भरोसा था कि बाहरी दुश्मन माने अंग्रेजों की जब बात आएगी तो ओरछा और दतिया उनका ही साथ देंगे। लेकिन रानी का भरोसा उस वक्त टूट गया जब भरे दरबार में दोनों राजाओं ने रानी की मदद से इनकार कर दिया। झांसी के घुड़सवारों को खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन हद तो तब हो गई जब इन दोनों रियासतों के राजाओं ने मौके का फायदा उठाकर झांसी पर डबल अटैक करने का प्लान बनाया। ओरछा और दतिया दोनों ही रियासतों के लिए अंग्रेजों के सामने अपनी वफादारी साबित करने का अच्छा मौका था। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सोचा कि राजा तो रहे नहीं, उत्तराधिकारी भी छोटा है, विधवा रानी अपना एम्पायर कैसे संभालेंगी। ऐसे में वो झांसी की उपजाऊ जमीन पर कब्जा करके उसे आधा आधा बांट लेंगे और जमकर मुनाफा कमाएंगे। ओरछा के सेनापति नत्थे खां और दतिया के मंत्रियों ने मिलकर तय किया कि वे झांसी पर दो अलग अलग दिशाओं से एक साथ हमला करेंगे, ताकि रानी की सेना दो हिस्सों में बंट जाए और उन्हें संभलने का मौका ना मिले। सितंबर 1857 की बात है। एक सुबह अचानक उन्होंने झांसी पर धावा बोल दिया। हजारों सैनिकों ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया और किले में राशन और हथियारों की सप्लाई का रास्ता बंद कर दिया। उन्होंने झांसी की सेना चौकियों में आग लगा दी और भयंकर गोलीबारी करने लगे। माने अंग्रेजों से जंग की तैयारी कर रही रानी को उनके अपनों ने ही धोखा दे दिया। फिर भी वो घबराई नहीं, बल्कि ऐसा पलटवार किया कि दोनों सेनाओं के छक्के छूट गए। कहते हैं कि झांसी के मुख्य सैनिक पहले ही दिल्ली जा चुके थे। रानी के पास फौज कम थी। ऐसे में उन्होंने दिमाग से काम लिया और आम जनता को एकजुट किया। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, नौजवान, झांसी का हर एक शख्स रानी के साथ आ गया और जंग में जाने के लिए हथियार उठा लिए। इधर झांसी के तोपची गुलाम गोश्त खान ने मोर्चा संभाला और बारूदी तोपों से इतने गोले बरसाए कि दतिया और ओरछा के सैनिक टिक ही नहीं पाए। रातों रात दोनों सेनाएं दुम दबाकर भाग गई। इधर मामले को दूर बैठे देख रहे अंग्रेज ये सोचकर घबरा गए कि कैसे एक अकेली महिला ने दो दो रियासतों को धूल चटा दी। हालांकि वो इतना समझ गए थे कि इस हमले से रानी को कुछ नुकसान तो जरूर हुआ है। ऐसे में उन्होंने तुरंत झांसी को घेरने का प्लान बनाया। उन्होंने जनरल ह्यूरोज को एक बड़ी आर्मी यूनिट देकर झांसी रवाना किया, जिसकी खबर मिलते ही रानी ने आखिरी जंग की तैयारी शुरू कर दी। इधर हार मानकर ओरछा तो शांत बैठ गया, लेकिन दतिया ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए इतिहास उसे कभी माफ नहीं करेगा। दतिया ने झांसी को तबाह करने में अंग्रेजों का पूरा साथ दिया। उन्होंने रानी के पिता को अंग्रेजों के हाथों मरवाया। अंग्रेजों से वफादारी के चक्कर में वो अपने ही देश में गद्दार बन बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने राज्य की जनता तक को निचोड़ दिया और उनके कारण ही लोग बागी हो गए और चंबल के बीहड़ इन बागियों या कहें कि डकैतों का अड्डा बन गए। इसलिए इतिहास में उन्हें यानी कि दतिया और ओरछा को सिंधियाओं से भी बड़ा गद्दार कहा जाता है। लेकिन इन गद्दार रियासतों की कहानी क्या है, ये जानने के लिए चलिए मेरे साथ हार्ट ऑफ हिंदुस्तान मध्य प्रदेश की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में बसा है दतिया।
आज ये शहर फेमस है अपने महलों, मंदिरों और ऐतिहासिक विरासत के लिए। यहाँ एक तरफ दतिया पैलेस है जो इंडियन आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है, वहीं दूसरी तरफ पीताम्बरा शक्तिपीठ है जहाँ लाखों श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। वैसे तो दतिया अपने बुंदेली कल्चर के कारण मशहूर रहा है, लेकिन इतिहास में इसे बुंदेलखंड की सबसे विवादित रियासतों में भी गिना जाता है। कहते हैं कि इस रियासत के राजाओं ने शुरू से ही अपनों से गद्दारी की। ऐसा क्यों कहते हैं, ये जानने के लिए हमें चलना होगा 400 साल पीछे, साल 1626 में, जब ओरछा बुंदेलखंड की सबसे ताकतवर रियासत थी। इसके राजा वीर सिंह देव थे जो काफी स्मार्ट थे। वीर सिंह ने मुगलों की ताकत देखते हुए उनसे संधि कर ली और अपनी रियासत को सिक्योर कर लिया। लेकिन वो ये जानते थे कि असली खतरा उन्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से है, क्योंकि वीर सिंह के कई बेटे थे और हर कोई राजा बनना चाहता था। अब आपसी लड़ाई में ये रियासत को ना उजाड़ दें, इसलिए वीर सिंह ने दिमाग लगाया और अपने बेटों में ओरछा का बंटवारा कर दिया। 20 अक्टूबर 1626 को उन्होंने अपने बेटे भगवान राव बुंदेला को दतिया और बड़ौनी का इलाका जागीर के तौर पर दिया और यहीं से दतिया एक रियासत बन गया। अब भगवान राव ने ओरछा छोड़ दिया और उन्होंने दतिया को पावरफुल बनाने की ठानी। अपनी आर्मी बनाकर उन्होंने आसपास के छोटे छोटे इलाकों को जीता और कुछ ही सालों में दतिया को बुंदेलखंड की मुख्य रियासतों में शामिल करा दिया। लेकिन उन्होंने हमेशा बड़ी ताकतों की गुलामी की और खुद को बचाने के लिए अपनों को धोखा देने का रिवाज बना लिया, जिसका पहला उदाहरण मिलता है मुगल काल में, जब औरंगजेब नया बादशाह बना। कहते हैं कि उसने पूरे हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की थी और तब दतिया पर राज था शुभकरण बुंदेला का, जिन्होंने औरंगजेब से टकराने के बजाय उनकी गुलामी स्वीकार कर ली। बदले में औरंगजेब ने उन्हें मनसबदार बना दिया। इससे दतिया तो सुरक्षित हो गया, लेकिन यहाँ मुगलों की दखलंदाजी बढ़ गई। मुगल दतिया किंग को लगातार डेक्कन भेजते, जहां उन्हें जंग लड़नी पड़ती। इस दौरान आर्मी का जो खर्चा लगता वो चुकाते दतिया के किसान या बुंदेली सरदार। इसी से जनता परेशान थी और यही कारण था कि एक बुंदेली सरदार छत्रसाल ने मुगलों के विरोध में मोर्चा खोल दिया। छत्रसाल पहले ही मुगलों के खिलाफ थे, क्योंकि उनके पिता चंपत राय बुंदेला ने मुगलों का विरोध किया था। तब औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी आर्मी को उन पर हमला करने के लिए भेजा। कहते हैं कि दुश्मन की गिरफ्त में आकर अपमानित होने के बजाय चंपत राय और उनकी पत्नी ने एक दूसरे को कटार घोंपकर बलिदान दे दिया। तब माता पिता को खोने के बाद छत्रसाल के मन में मुगलों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। यही कारण था कि 1671 में उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। छत्रसाल के पास ना तो बड़ी आर्मी थी, ना ही पैसा, फिर भी उन्होंने मुगल चौकियों को जीतना शुरू किया। उन्होंने बाकी की रियासतों से भी मदद मांगी। तब पहली बार दतिया के राजाओं का असली चेहरा सामने आया और उन्होंने मदद से इनकार कर दिया। दतिया के नए राजा दलपत राव बुंदेला ने सोचा कि बुंदेली एकता के लिए मुगलों की दी हुई सुविधाएं और पैसा कौन छोड़ेगा। ऐसे में उन्होंने छत्रसाल की मदद नहीं की, लेकिन छत्रसाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि छत्रसाल जंग लड़ने में माहिर थे। उन्होंने औरंगजेब की नाक के नीचे से उसकी जागीरें जीती और पन्ना को नई रियासत बनाकर खुद उसके राजा बन गए। वहीं दलपत राव औरंगजेब की गुलामी करते थे। लेकिन 18वीं सदी में औरंगजेब की मौत के बाद जब मुगल एम्पायर बिखरने लगा, तब दतिया ने भी पाला बदल लिया। वहां के नए राजा रामचंद्र बुंदेला ने देखा कि अब भारत पर मराठों का असर बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने मराठों की गुलामी स्वीकार कर ली और उन्हें टैक्स देने लगे। यही वजह थी कि जब पूरे बुंदेलखंड पर मराठों के हमले हो रहे थे, तब दतिया बचा रहा। लेकिन वक्त का पहिया एक बार फिर घूमा और पानीपत की जंग के बाद भारत में फिर एक नया पावर सेंटर पैदा हुआ। ये थे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज। और तब दतिया के राजा मराठों का दामन छोड़ अंग्रेजों के दोस्त बन गए। दतिया के उस वक्त के राजा परीक्षित सिंह ये समझ गए थे कि बुंदेलखंड में वही राज करेगा जिसकी पीठ पर गोरों का हाथ होगा। ऐसे में उन्हें अंग्रेजों से संधि करनी थी, लेकिन वो उनके पास जाते कैसे? तब उन्होंने अपने दीवान राव हरप्रसाद को ब्रिटिश कमांडर जॉन वैली के पास भेजा। दोनों के बीच बंद कमरे में काफी लंबी बातचीत हुई। तब दतिया ने अंग्रेजों से वफा की कस्में खाई और ये अंग्रेजों के हाथ लगा सीधा जैकपॉट था, इसलिए उन्होंने भी संधि कर ली। 15 मार्च 1804 दतिया और अंग्रेजों के बीच अलायंस हुआ और इसी के साथ दतिया ने अपनी आजादी को हमेशा हमेशा के लिए गिरवी रख दिया। वो ऐसे कि अंग्रेजों ने यह सौदा भारी मुनाफे के साथ तय किया। यह तय हुआ कि अंग्रेज दतिया की सुरक्षा करेंगे, लेकिन उनकी आर्मी यूनिट का खर्च दतिया उठाएगा। दूसरी शर्त यह थी कि वहां के राजा बिना अंग्रेजों की परमिशन के किसी भी रियासत से दोस्ती या दुश्मनी नहीं करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी शर्त में अंग्रेजों ने दतिया के जंगलों, खनिजों और ट्रेड रूट्स पर टैक्स लगाने का हक अपने हाथ में ले लिया।
इस तरह उन्होंने दतिया पर भारी भरकम खर्चे का बोझ लाद दिया और कमाई के जरिए भी कंट्रोल कर लिए। नतीजा यह हुआ कि दतिया फाइनेंशियली अंग्रेजों का गुलाम बन गया, लेकिन राजा को इससे कोई फर्क नहीं था, क्योंकि उन्हें तो पैसा जनता से वसूलना था और जनता पर इसकी दोहरी मार पड़ी। एक तरफ तो लोगों पर टैक्स बढ़ गया, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने उन्हें अपने ही जंगलों में आने से रोक दिया। दोस्तों, दतिया के आसपास घने जंगल थे, जहां पर सोर, खंगार और गोंड जैसे आदिवासी लोग रहते थे। ये जंगलों को अपना घर मानते थे। यहाँ के महुआ लकड़ी, जड़ी बूटियां, फल फूल इनके लिए जीवन चलाने का जरिया थे। लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें जंगलों में आने से ही बैन कर दिया और खुद यहाँ की लकड़ी काटकर रेलवे स्लीपर्स और बड़े बड़े शिप बनाने लगे। जब आदिवासियों ने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने उन्हें चोर डकैत करार दिया। कई जनजातियों को तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स का ठप्पा लगाकर उनके बेसिक राइट्स तक छीन लिए। दतिया के आदिवासी मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन ना राजा ने उनकी सुनी और ना ही अंग्रेजों ने उन पर रहम खाया। यही वजह थी कि दतिया के बहुत से लोग बागी हो गए। ये बागी ही चंबल के बीहड़ों में रहने लगे। यहीं से बीहड़ बागियों का अड्डा बन गया, जो बाद में कहलाए डकैत। माने डकैत बनाए ही अंग्रेजों ने थे, जिसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको आगे सुनाएंगे। फिलहाल चलते हैं उस दौर की तरफ जब दतिया के राजाओं का सबसे घिनौना चेहरा देश के सामने आने वाला था। हुआ यूं कि करीब 7 साल पहले 1850 की बात है। बुंदेलखंड के झांसी रियासत के राजा थे गंगाधर राव नेवालकर। गंगाधर की रानी थी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने 1851 में एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म से पूरे झांसी में उत्सव का माहौल था, लेकिन ये जश्न ज्यादा चला नहीं और 4 महीने बाद बच्चे का देहांत हो गया, जिससे राजा को गहरा सदमा लगा और वो बीमार हो गए। अगले 2 साल तक वो बीमार ही रहे और झांसी का वारिस पैदा नहीं हो पाया। राजा को पता था कि बिना वारिस के रियासत को लॉर्ड डलहौजी हड़प लेगा, इसलिए उन्होंने 20 नवंबर 1853 को एक बेटा गोद लिया। गोद लेने की रस्म पर भी झांसी में जश्न हुआ। बच्चे का नाम दामोदर राव रखा गया। दामोदर झांसी के नए उत्तराधिकारी बने और इस पूरे जश्न में खुद ब्रिटिश अफसर मेजर एलिस और कैप्टन मार्टिन भी शामिल हुए। माने सब अंग्रेजों की आंखों के सामने उनकी मर्जी से हो रहा था। राजा ने अपनी वसीयत भी बनाई, जिसमें उन्होंने लिखा कि दामोदर राव मेरा कानूनी वारिस है। मेरी मृत्यु के बाद मेरी पत्नी लक्ष्मीबाई को झांसी का राजकाज सौंप दिया जाए और जब तक दामोदर बड़ा ना हो जाए वो इसकी रीजेंट रहेगी। लेकिन इस वसीयत को लिखने के एक दिन बाद ही राजा चल बसे। कहते हैं कि झांसी आए अंग्रेज अफसर इस बात से पूरी तरह सहमत थे। उन्होंने भी दामोदर राव को अगला राजा मान लिया था। लेकिन जैसे ही वो कोलकाता पहुंचे, खुद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का हवाला देकर वसीयत को पूरी तरह खारिज कर दिया और ऐलान किया कि गोद लिए हुए बेटे को राजा नहीं माना जाएगा। उन्होंने रातों रात झांसी को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। रानी से किला छीनकर उन्हें मामूली पेंशन पर रहने को मजबूर कर दिया। सालों तक रानी ने अंग्रेजों के सामने दलीलें दी, लेटर लिखे, केस लड़ा, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तब 22 साल की उस रानी ने तलवार उठाई और यह ऐलान किया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी ने अंग्रेजों से जंग करने की ठानी, लेकिन वो जानती थी कि अकेले अपने दम पर इतनी बड़ी अंग्रेजी सेना को जीतना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने बुंदेलखंड की एकजुटता पर आस जमाई और आसपास की रियासतों के राजाओं को मदद करने के लिए गुप्त पत्र भेजे। उन्होंने ओरछा, पन्ना, चंदेरी और दतिया जैसी बुंदेला रियासतों से धर्म और माटी के नाम पर साथ आने की गुहार लगाई, लेकिन पन्ना और चंदेरी के राजा अंग्रेजों के डर से पीछे हट गए। वहीं ओरछा और दतिया ने तो उल्टा झांसी पर हमला कर दिया। सिर्फ बानपुर के राजा मर्दन सिंह और शाहगढ़ के राजा बख्तबली जैसे मुट्ठी भर जागीरदार ही रानी के साथ आए, लेकिन रानी इससे भी रुकी नहीं। रानी ने अपना किला वापस ले लिया। तब 1858 में अंग्रेजों ने झांसी का किला घेर लिया। अब एक तरफ रानी के मुट्ठी भर सिपाही थे और दूसरी तरफ अंग्रेजों की विशाल सेना। लेकिन यहाँ रानी की तोपों ने कमाल किया और झांसी के तोपचियों ने इतने गोले बरसाए कि अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे। कहते हैं कि 2 हफ्तों तक अंग्रेजों को समझ नहीं आया कि वो क्या करें। तब महल के गद्दार दुलाजों ने किले का सीक्रेट गेट खोल दिया, जिससे अंग्रेजों को किले में घुसने का मौका मिल गया और उन्होंने अंदर घुसकर जबरदस्त कत्लेआम मचाया। तब रानी अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से लड़ी, लेकिन जब अंग्रेज भारी पड़ने लगे तो उनके पिता मोरोपंत तांबे और उनके वफादार सरदारों ने उन्हें झांसी से बाहर भेजने का फैसला किया। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसे सुन आपको दतिया के राजाओं पर बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन ये वो सच है जिसे इतिहास में छिपाया नहीं जा सकता। कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे कोई साधारण दरबारी नहीं थे। वो एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे।
अपनी बेटी की मदद के लिए वो झांसी आए थे। जब किले में जंग चल रही थी तो वो समझ गए कि रानी की जान को खतरा है, लेकिन क्रांति के लिए उनका जिंदा रहना जरूरी था। इसलिए उन्होंने रानी को कालपी जाने के लिए कहा। कुछ चुनिंदा घुड़सवारों के साथ रानी किले की दीवार से कूदकर कालपी निकल गई और पीछे उनके पिता ने अंग्रेजों को उलझाए रखा। कहते हैं कि मोरोपंत तांबे इतनी बहादुरी से लड़े कि एक वक्त तो सर यूरोज की सेना उखड़ने लगी, लेकिन अंग्रेजों के एडवांस वेपन ने खेल बदल दिया और मोरोपंत तांबे इस लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गए। मोरोपंत के सामने झांसी हाथ से निकल चुका था। ऐसे में वो जान बचाने के लिए जंगलों की तरफ निकल गए। छिपते छिपाते वो दतिया पहुंचे, जहां उन्हें मदद की उम्मीद थी। इतिहास बताता है दोस्तों कि हमारे राजपूताना के राजाओं ने तो शरण में आए हुए की रक्षा के लिए अपना सर तक कटाया है। मोरोपंत को भी लगा कि दतिया कम से कम उन्हें कुछ दिन तो पनाह देगा, लेकिन यहाँ पर दतिया के राजा ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कहते हैं कि जैसे ही दतिया के अफसरों को ये खबर मिली कि रानी लक्ष्मीबाई के पिता उनके राज्य में हैं, उन्होंने तुरंत हर नियम और इंसानियत को ताक पर रखकर अपनी सेना को जंगलों में भेज दिया। उनके सैनिकों ने बकायदा घात लगाकर मोरोपंत तांबे को खोजा, उन्हें राज दरबार लाए। एक घायल बुजुर्ग की मरहम पट्टी करने की बजाय उसे बेड़ियों में जकड़ लिया और झांसी में बैठे ब्रिटिश कमांडर यूरोज के हवाले कर दिया। कहते हैं कि अंग्रेजों ने बिना किसी रहम के 19 अप्रैल 1858 को झांसी के झोकन बाग में उन्हें फांसी दे दी, जिसके बाद झांसी की जनता में दतिया के राजाओं के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। और जब यह खबर रानी लक्ष्मीबाई को मिली तो वो अंदर तक टूट गईं। बावजूद इसके वो जंग की तैयारी में लगी रहीं। ओरछा या पन्ना के राजाओं को इतिहास उनकी लाचारी या कायरता के लिए शायद माफ भी कर दे, लेकिन दतिया के इस विश्वासघात को कभी माफ नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि बुंदेलखंड के लोकगीतों में आज भी दतिया को धिक्कारा जाता है। खैर, पिता की मौत के बाद भी रानी लड़ती रहीं। उन्होंने ग्वालियर के किले पर कब्जा किया, फिर कालपी निकल गईं। ब्रिटिश आर्मी उनके पीछे लगी थी और आखिरकार 18 जून 1858 को दोनों आमने सामने आ ही गए। ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी और अंग्रेजों के बीच भीषण जंग हुई, जिसमें रानी ने दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काट डाला, लेकिन उनका घोड़ा सोनरेखा नाले को पार नहीं कर पाया और अंग्रेजों की एक गोली से जख्मी इतिहास की इस महानायिका ने दुनिया को अलविदा कह दिया। रानी की मौत के बाद क्रांति बिखर गई। अंग्रेजों ने देशभक्तों को सूली पर चढ़ाया और गद्दारों को इनाम बांटे। इसमें बारी दतिया की भी आई और वहां के राजा लोकेंद्र भवानी सिंह को भारी जागीरें दी गई। उनका पुराना कर्ज माफ कर दिया गया। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई, साथ ही उन्हें महाराजा का टाइटल भी मिला। लेकिन सवाल फिर वही कि लोगों का क्या? दोस्तों, दतिया के लोगों को अंग्रेजों ने इतना परेशान किया कि वहां के लोग विद्रोह में उतर आए। ये विद्रोही बागी हो गए और बागियों को अंग्रेजों ने डकैत करार दिया। लेकिन डकैत बने कैसे? चलिए ये बताते हैं। हुआ यूं कि अंग्रेज दतिया के जंगलों को काट रहे थे। उन्होंने लोगों के घर छीने, उनकी जमीन छीनी, उनके काम धंधे बंद करा दिए, जंगलों में उनकी एंट्री बैन करा दी। इससे लोगों के पास कमाई का तो कोई जरिया रहा नहीं और चारों तरफ गरीबी और भूखमरी फैल गई, जिससे गुस्साए कुछ लोगों ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजी हुकूमत से बगावत कर दी। तब अंग्रेजों ने उन्हें मारा पीटा, कैद किया, टॉर्चर किया। वो उनकी जान के पीछे पड़ गए और उनके पीछे अपनी पुलिस लगा दी। पुलिस से बचने के लिए इन बागियों ने बीहड़ को अपना ठिकाना बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि दतिया की बाउंड्रीज चंबल से लगती थीं, जहां भयानक बीहड़ थे। इन बीहड़ों में छिपना आसान था, इसलिए बागी अंग्रेजों पर हमला करते और यहाँ कर छिप जाते। देखते ही देखते इतने बागी हो गए कि पूरे बीहड़ में अलग अलग गैंग बन गए। इन्हें बदनाम करने के लिए अंग्रेजों ने इन्हें डकैत करार दिया और आजादी तक ये डकैत बीहड़ों में अपना घर बना चुके थे। वक्त के साथ साथ ये इतने खूंखार हो चले कि इनसे ना राजा निपट पाए ना ही अंग्रेज। नतीजा ये रहा कि उन्होंने इस इलाके में आना बंद कर दिया और चंबल विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया। इधर लोग इंतजार करते रहे कि कब रजवाड़े खत्म हो और कब उन्हें आजादी मिले। ऐसे में किस्मत ने पासा पलटा और 1947 में देश आजाद हो गया। रियासतों को अपनी मर्जी से भारत पाकिस्तान चुनने की आजादी मिली। हालांकि दतिया के आखिरी राजा गोविंद सिंह जुदेव इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि उनकी रियासत सेंटर में थी और जनता भी हिंदुस्तान में जाना चाहती थी। ऐसे में उन्हें दतिया को भारत में मिलाना पड़ा, जिसके बाद रजवाड़ा खत्म हो गया और जनता ने राहत की सांस ली। 1948 में इसे विंध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। आगे चलकर दतिया मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। हालांकि दतिया का हाल जितना बुरा था, उस वजह से भारत सरकार को इस इलाके के हालात सुधारने में काफी वक्त लग गया।
आजादी के वक्त तक अंग्रेजों ने इसे पूरी तरह निचोड़ कर रख दिया था। यहाँ के जंगल आधे से ज्यादा काट डाले गए, वहीं बीहड़ों में डकैत भर गए। सालों तक यहाँ का हाल ये था कि सांझ होते ही बीहड़ के आसपास के गांव में खौफ के कारण सन्नाटा पसर जाता था। लेकिन वक्त के साथ डकैत सिर्फ कहानियों में रह गए और धीरे धीरे ही सही इस इलाके ने विकास की राह पकड़ी। आज दतिया को जाना जाता है भारत की सबसे चमत्कारी शक्तिपीठों में से एक मां पीताम्बरा पीठ के लिए, जिसकी स्थापना 1935 में स्वामी जी महाराज ने की थी। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बड़े बड़े राजनेता यहाँ मत्था टेकने आते हैं और ये मंदिर दतिया की पहचान है। रजवाड़े खत्म हो चुके हैं लेकिन राज परिवार आज भी है। अरुणादित्य सिंह जुदेव दतिया के राजा है, जो बिजनेसमैन तो है ही, साथ ही पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं। आज दतिया डेवलपमेंट की राह पर है। हालांकि यहाँ के राजाओं की हरकतों को इतिहास आज भी नहीं भूला है। ऊपर से साल 2003 में यहाँ की रॉयल फैमिली तब सुर्खियों में आ गई जब जुदेव ब्राइबरी स्कैंडल सामने आया। हुआ यूं कि तब केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जुदेव एक सीक्रेट स्टिंग ऑपरेशन के दौरान नोटों के गड्डियां लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। पैसे लेते समय उन्होंने एक डायलॉग बोला कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। ये डायलॉग वायरल हो गया। दिलीप सिंह जशपुर रियासत के शाही परिवार से आते थे, लेकिन दतिया के राजाओं जैसा ही सरनेम होने के कारण लोगों ने इस घूसकांड को दतिया से जोड़ दिया, जो कि था नहीं। खैर दोस्तों, ये थी कहानी दतिया रियासत की। इतिहास में दतिया से जुड़ी कहानियां और भी हैं। कई कहानियां तो ये भी कहती है कि यहाँ के मां पीताम्बरा शक्तिपीठ में कई दिनों तक सुभाष चंद्र बोस मोनी बाबा बनकर रहे थे। अब मोनी बाबा और सुभाष चंद्र बोस क्या एक ही थे? क्या मानता है उनका परिवार? इसकी कहानी हमें सुनाई क्रांतिकारी परिवारों को खोज निकालने वाले ट्रीमैन ऑफ इंडिया विष्णु लामा ने, जिनका पॉडकास्ट जल्द ही हम लेकर आने वाले हैं। इस पॉडकास्ट से आपको ये पता चलेगा कि रानी लक्ष्मीबाई का परिवार आज क्या करता है, भगत सिंह का परिवार आज कहाँ है, सुभाष चंद्र बोस की मौत के बारे में उनका परिवार क्या कहता है। वहीं सावरकर के परिवार को तो अब तक थाने में हाजिरी लगानी पड़ती थी कहीं भी जाने से पहले। ये पॉडकास्ट आप जरूर देखिएगा। खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं। दोस्तों, दतिया वो रियासत थी जिसने महलों और सत्ता को बचाने के लिए कूटनीति तो बहुत की, लेकिन इतिहास की अदालत में वो हमेशा हमेशा के लिए कटघरे में खड़ी हो गई। पर ऐसे सिर्फ दतिया अकेले नहीं थी। हमारे देश में ऐसे कई रियासतें थी, कई राजे महाराजे थे जिन्होंने अपने मतलब के लिए अपना फायदा देखकर क्रांति के महानायकों को धोखा दिया। कुछ रियासतों के राजा अच्छे थे तो कुछ के मौकापरस्त भी। अब इन गद्दार राजाओं की कहानियां क्या आप सुनना चाहेंगे? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और आपको हमारी आज की रिपोर्ट कैसे लगी। दोस्तों, हम मिलेंगे आपको इतिहास की ऐसी ही किसी दूसरी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।